देश की टॉप 10 खबरों को कम से कम समय में दिखाने के हमारे प्रयास को काफ़ी शुभचिंतकों ने देखा और काफ़ी सराहना भी की है। इससे हमें लग रहा है कि अब ये सिलसिला जारी रखना चाहिए। इसी क्रम में आज हमने देश की उन खबरों को प्राथमिकता दी है जो बड़ी होने के साथ ही बिना किसी पक्षपात की हैं। आप अपना आशीर्वाद इसी तरह से बनाए रखिए और हो सके तो लाइक और शेयर जरूर करें, साथ ही कमेंट कर अपनी प्रतिक्रिया देना कतई ना भूलें। तो आइए पहली खबर की शुरुआत किसान आंदोलन से करते हैं। दरअसल पंजाब के किसान अपनी मांगों के लिए फरवरी से शंभू बॉर्डर पर मोर्चा लगाकर बैठे हैं। अब किसानों ने पैदल दिल्ली जाने का ऐलान कर दिया है। शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे संगठन से जुड़े 100 सदस्य शंभू बॉर्डर से आगे बढ़े। पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक लिया। पुलिस ने एक साथ किसानों पर 11 गोले दागे। अब तक कुल 21 गोले हरियाणा पुलिस की तरफ से दागे जा चुके हैं। पुलिस अब तक आंसू गैस के 5 गोले दाग चुकी है। इस दौरान एक किसान जख्मी भी हो गया। उसे एम्बुलेंस द्वारा नज़दीकी अस्पताल ले जाया गया। हरियाणा की ओर से लगातार किसानों की वीडियोग्राफी की जा रही है। मौके पर घोषणा भी की गई है कि सरकारी संपत्ति का नुकसान ना करो वरना पुलिस कार्रवाई की जाएगी। किसान आगे बढ़ने को अडिग हैं। हरियाणा पुलिस की तरफ से किसानों को रोकने के लिए लोहे की कीलें लगाई गई हैं। ये कीलें सीमेंट से गाड़ रखी हैं ताकि गाड़ियां आगे ना जा सकें। किसानों को हरियाणा की तरफ से वापस जाने की अपील की जा रही है। वहीं किसानों का कहना है कि हमें अपनी राजधानी में जाने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं है। दूसरी खबर भी किसान आंदोलन से ही है। ये पंजाब से ना होकर यूपी के गौतम बुद्ध नगर जनपद के नोएडा की है। यहाँ भी किसानों ने आंदोलन तेज कर दिया है। यहाँ भूमि अधिग्रहण समेत कई मुद्दों को लेकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान 10% आबादी भूखंड बढ़ा हुआ 64.7% मुआवजा और नए भूमि अधिग्रहण कानून को लागू करने की मांग कर रहे हैं। पुलिस ने किसानों की घेराबंदी करके बसों में भर दिया। गिरफ्तारी के दौरान पुलिस और किसानों के बीच जमकर धक्का मुक्की और नोकझोंक भी हुई। इस दौरान परिचौक पर कई आने जाने वाले युवकों ने वीडियो बनाने का प्रयास किया, लेकिन उनको भी पुलिस ने पकड़कर किसानों के साथ जेल भेज दिया। शुक्रवार सवेरे से ही किसान मोर्चा के नेता सोशल मीडिया पर आंदोलन जारी रखने का आह्वान कर रहे थे। 0 पॉइंट पर पहुंचकर दिल्ली कूच करने का ऐलान किया जा रहा था, जिसके चलते यमुना एक्सप्रेसवे के 0 पॉइंट पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात रहा। वहां पर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था। दोपहर करीब 12 बजे महिलाओं के साथ करीब 50 से अधिक किसान नारेबाजी करते हुए परी चौक पर पहुंचे। परी चौक पर पहले से ही एडीपीसी अशोक कुमार भारी पुलिस बल के साथ मौजूद थे। तीसरी खबर संसद के शीतकालीन सत्र में हो रहे हंगामे को लेकर है। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र में लगातार हंगामा जारी है। यहां आज उस समय हंगामा तेज हो गया जब राज्यसभा में नोटों की गड्डी मिलने की जानकारी सामने आई। बृहस्पतिवार को कार्यवाही के बाद सदन की जांच के दौरान नोटों की गड्डी कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी को आवंटित सीट से मिली। हालांकि सिंघवी ने आरोपों को नकारते हुए कहा वो केवल 500 रुपए की एक नोट लेकर संसद आते हैं। फिलहाल नोटों की गड्डी मिलने की जांच की मांग की जा रही है। केंद्रीय मंत्री और भाजपा से राज्यसभा सांसद जेपी नड्डा ने कहा ये घटना सामान्य नहीं है और ये सदन की गरिमा पर चोट है। सभापति को घटना की जांच करानी चाहिए। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू और पीयूष गोयल ने भी मामले की जांच की बात कही है। सदन में पैसे से जुड़ा ये कोई पहला विवाद नहीं है। पहले भी पैसे से जुड़े अलग अलग मामले आते रहे हैं। चौथी खबर बिहार की राजधानी पटना से आई है। यहाँ परीक्षार्थियों और पुलिस के बीच जमकर बवाल हुआ। अभ्यर्थी 17वीं सिविल सेवा परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन के विरोध में बीपीएससी कार्यालय के पास पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने अभ्यर्थियों को वहां जाने से रोक दिया। जब अभ्यर्थियों ने पुलिस का विरोध किया तो पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज कर दिया। पुलिस ने अभ्यर्थियों को सड़क पर दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इस घटना से जहां भगदड़ की स्थिति बन गई, अभ्यर्थियों की मांग थी कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होना चाहिए। वहीं उन्होंने 1 शिफ्ट 1 पेपर की मांग भी की थी। इस घटना में कई अभ्यर्थी चोटिल हुए हैं। इस मामले में बीपीएससी के सचिव सत्यप्रकाश शर्मा ने स्पष्ट रूप से कहा कि नॉर्मलाइजेशन लागू नहीं होगा। इसको लेकर अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि कुछ लोग आयोग को बदनाम करना चाहते हैं। प्रश्नों के 4 सेट का इस्तेमाल होगा। पांचवी सबसे बड़ी खबर अर्थव्यवस्था को लेकर समीक्षा बैठक की है। मौद्रिक नीति समिति यानी एमपीसी की बैठक 4 से 6 दिसंबर के बीच हुई, जिसमें अर्थव्यवस्था की समीक्षा की गई और महत्वपूर्ण निर्णयों की घोषणा की गई।
3 दिवसीय एमसीपी की बैठक में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास शामिल हुए। एमपीसी की बैठक से कौन कौन सी अहम बातें निकलकर सामने आईं? इनमें पहली, मौद्रिक नीति निर्णय तरलता समायोजन सुविधा के अंतर्गत नीतिगत रेपो दर को 6.5% पर बरकरार रखा गया। स्थायी जमा सुविधा दर 6.25% पर बनी हुई है। वहीं सीमांत स्थायी सुविधा MSF दर और बैंक दर 6.75% पर स्थिर है। रेपो दर में आखिरी बदलाव फरवरी 2023 में किया गया था। अप्रैल 2023 से अब तक इसे अपरिवर्तित रखा गया है। रेपो रेट में बदलाव नहीं होने आपके होम लोन की EMI पर फिलहाल आपको राहत नहीं मिलने वाली है। आप जितने पैसे चुका रहे थे फिलहाल आपको उतने ही चुकाने पड़ेंगे। एक बार फिर एमपीसी ने तटस्थ मौद्रिक नीति रुख बनाए रखने का निर्णय लिया है, जिसका उद्देश्य विकास को बढ़ावा देते हुए महंगाई को नियंत्रण में रखना है। छठवीं खबर यूपी में हुए 2 बड़े सड़क हादसों को लेकर है। पहला सड़क हादसा उत्तर प्रदेश के पीलीभीत में हुआ। पीलीभीत टनकपुर हाईवे पर न्यूरिया थाने के समीप तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हुए हैं। उत्तराखंड के खटीमा के गांव जमौर निवासी मंजूर अहमद की पुत्री हुसना का निकाह कोतवाली क्षेत्र के गांव चंदोई निवासी अनवर के साथ हुआ था। बृहस्पतिवार को दावते वलीमा था। इसी तरह चित्रकूट जिले के रेपुरा थाना क्षेत्र में हाईवे पर ट्रक और बोलेरो की जोरदार भिड़ंत हो गई। हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया है। टॉप 10 की 7वीं सबसे बड़ी खबर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो से है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि इसरो अपने विश्वसनीय ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान पर स्पेडेक्स नामक स्पेस डॉकिंग प्रयोग के प्रदर्शन के लिए मिशन की तैयारी कर रहा है। उन्होंने कहा कि रॉकेट तैयार हो रहा है और बेंगलुरु स्थित अंतरिक्ष एजेंसी के वैज्ञानिक इस महीने के अंत में इसके प्रक्षेपण की उम्मीद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मिशन के समान ही दिसंबर में PSLV C-60 का प्रक्षेपण होने वाला है। इसरो के अध्यक्ष ने कहा कि ये स्पेस डॉकिंग प्रयोग का प्रदर्शन करेगा, जिसे स्पेंडेक्स नाम दिया गया है। रॉकेट अभी तैयार किया जा रहा है और हम प्रक्षेपण से संबंधित अंतिम चरण की गतिविधियों की तैयारी कर रहे हैं, जो संभवतः दिसंबर में ही पूरी हो सकती हैं। 8वीं खबर खुशखबरी देने वाली है, जो भारतीय नौसेना यानी नेवी से आई है। आपको जानकर गर्व होगा कि भारतीय नौसेना ने आज अपने नए जंगी जहाज INS तुसिल का क्रेस्ट जारी कर दिया है। हैंडल पर वीडियो के जरिए इस युद्धपोत का प्रतीक चिन्ह दिखाया गया है। ये जंगी जहाज रूस में बनाया जा रहा है। ये तलवार क्लास का स्टेल्थ फ्रिगेट है। 9 दिसंबर को इसे इंडियन नेवी को सौंपा जाएगा। ये तलवार क्लास स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट का हिस्सा है। अब तक तलवार क्लास के 7 जंगी जहाज बन चुके हैं, जिनमें 6 एक्टिव हैं और 4 नए जंगी जहाज बनाए जा रहे हैं, 2 रूस में और 2 भारत में। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 8 से 10 दिसंबर तक रूस की यात्रा पर हैं। वहां से वो इस युद्धपोत को 9 दिसंबर को भारतीय नौसेना में कमीशन करेंगे। अब बात करते हैं इसके नाम की। आखिर इसका नाम तुसिल क्यों रखा गया? दरअसल तुसिल का मतलब होता है अभेद कवच यानी प्रोटेक्टर शील्ड। इसका ध्येय वाक्य है निर्भय, अभेद और वलशील। ये भारतीय नौसेना की ताकत और समुद्री दमखम को दिखाती है। इसे कृपाक क्लास 3 फ्रिगेट यानी प्रोजेक्ट 1135.6 के तहत बनाया गया है, जो तलवार क्लास का अपग्रेडेड वर्जन है। 9वीं खबर लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर है। कांग्रेस ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर की गई टिप्पणी को लेकर भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और संबित पात्रा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया। बता दें कि कांग्रेस का आरोप है कि दुबे और पात्रा ने राहुल गांधी पर देशद्रोही और सोरोस लिंक जैसे गंभीर और झूठे आरोप लगाकर उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिश की है। ANI की रिपोर्ट के मुताबिक कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने कहा कि हमने भाजपा सांसद निशिकांत दुबे और संबित पात्रा के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया है। आज हम स्पीकर से इस पर कोई निर्णय चाहते थे, लेकिन प्रश्नकाल स्थगित कर दिया गया। जिस व्यक्ति के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव पेश किया गया था, उसे फिर से संसद में बोलने की अनुमति दी गई। कांग्रेस सांसद KC वेणुगोपाल ने भी केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा
कि हम विपक्ष के कदम को दबाने के लिए सरकार के दमनकारी रवैये को देख रहे हैं। 10वीं यानी अंतिम खबर सीरिया में 13 साल से गृह युद्ध को लेकर है। अब ये युद्ध फिर से जोर पकड़ रहा है। विद्रोहियों ने देश के उत्तर पश्चिम में कई इलाके जीत लिए हैं, जिनमें अलेप्पो शहर का ज़्यादातर हिस्सा भी शामिल है। ये सीरिया का दूसरा सबसे बड़ा शहर है। सरकार की सेना वहां से हट गई है। अब विद्रोही और सरकार की सेना हामा शहर के पास लड़ रही है। बता दें कि अलेप्पो सीरिया का एक बड़ा और महत्वपूर्ण शहर है। ये शहर कई सालों से युद्ध का केंद्र रहा है। अगर विद्रोही अलेप्पो पर कब्जा कर लेते हैं तो ये सरकार के लिए एक बड़ा झटका होगा। 2016 में रूस ने हवाई हमलों से अलेप्पो को विद्रोहियों से छीनकर सरकार को वापस दिला दिया था। उसके बाद से ये विद्रोहियों का पहला बड़ा हमला है। सीरिया की सरकार का सबसे बड़ा दोस्त रूस है। इसके अलावा ईरान और हिजबुल्लाह जैसे समूहों का साथ मिला है। इनकी मदद से ही सरकार अभी तक सत्ता में है। सीरिया में बहुत सालों से एक ही परिवार की सरकार है। वहाँ के लोग इस सरकार से खुश नहीं थे। जब 2011 में कुछ अरब देशों में लोगों ने अपने शासकों के खिलाफ प्रदर्शन किया था, तभी से सीरिया के लोग भी अपने राष्ट्रपति बशर अल असद के खिलाफ प्रदर्शन करने लगे। वे शांति से प्रदर्शन कर रहे थे और लोकतंत्र चाहते थे। देश दुनिया की टॉप 10 खबरों के साथ कल हाजिर होंगे। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।